नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे पिछले करीब 11 महीनों से कई तरह का दबाव झेल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जब इस्तीफा सौंपा राज्यपाल को, तब से वो अपने आप को बेहद लाचार पा रहे हैं और उनकी लाचारगी इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि कहीं से भी छोटी सी भी खुशखबरी मिलती हैं तो उनके लोगों में, उनमें भारी जोश भर जाता है, उत्साह भर जाता है। जी हाँ, अब वो तो कहते हैं ना कि भाई डूबते को तिनके का सहारा कहिए या भागते भूत की लंगोटी भली कहिए। तो आज हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला उनके हक में आया। हालांकि वो फैसला उनके हक में आना ही था, वो तय था, उसको लेकर इस कदर बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने एकनाथ शिंदे के हक में वो अर्जी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस अर्जी के जरिए मांग की गई थी कि जो शिवसेना की जो संपत्ति है, वो संपत्ति जिस असली शिवसेना को मिलनी चाहिए उसे दी जाए। क्यों कि असली चुनाव निशान और क्या कहते हैं पार्टी का नाम शिवसेना शिंदे जी को मिला है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। तो जब असली शिवसेना इनके हाथ में आ गई है तो जो भी शिवसेना से संबंधित संपत्तियां हैं वो भी इन्हें मिलनी चाहिए। जबकि हमारे एकनाथराव शिंदे ने पहले ही कह दिया था कि भाई हमको पार्टी की संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो हम नहीं चाहते, वो उद्धव ठाकरे के पास ही रहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। साफ साफ कहने के बावजूद कहीं महाराष्ट्र के एक शख्स ने इस संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी कि नहीं साहब, ये तो शिंदे साहब को ही मिलनी चाहिए क्योंकि मूल शिवसेना अब उन्हीं के पास में है। मगर शिवसेना, जबकि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट के रूप में अब जानी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई आपने किस हैसियत से ये अर्जी लगाई है, आपको कहीं से भी ये राइट नहीं बनता है कि इसके लिए आप आवाज़ उठाएं या इस तरह की मांग करें। और बहुत स्वाभाविक है, किसी अन्य व्यक्ति को ये मांग करने का कहीं से भी कोई हक नहीं बनता है। और ये कहकर अर्जी खारिज कर दी गई। अब साहब ये अर्जी खारिज कर दी गई तो फिर स्वाभाविक है, हमारे जो उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं उन समर्थकों में एक नया जोश भर गया और उन्होंने इसे एक तरह से जश्न का रूप दे दिया। और इसी को आधार बनाकर अब वो सुप्रीम कोर्ट का जो अगला फैसला है शिवसेना विधायकों को अयोग्य घोषित करने का, उसको ये इस तरह से ट्विस्ट करके बताने की कोशिश की जा रही है कि हो ना हो, जब भी उस संबंध में आएगा फैसला तो ये हम लोगों के हक में ही आएगा,
माने उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के हक में ही आएगा। ये आशावाद बुरा नहीं है, आदमी को आशावादी होना ही चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि भाई हमारे हक में फैसला हो, मगर उससे पहले हमको ये भी सोचना चाहिए क्या वाकई में ऐसा लॉजिकली तार्किक रूप से संभव होगा जो अधिकार क्षेत्र विधानसभा के अध्यक्ष का है, उस अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी करना तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में पसंद नहीं करेगा। तो ये तो जो एक सीमाएं और मर्यादाएं जो हर संस्था की बना दी गई है, संवैधानिक संस्थाओं की, तो उसका पालन तो होना ही चाहिए ना। तो ये भले ही कितना भी ढिंढोरा पीटे, और ये आज से नहीं पीट रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई है, तभी से ये दावा करते आ रहे हैं, ये लोग, उद्धव गुट दावा करता आ रहा है कि सरकार का गिरना लगभग तय है, ये अनैतिक सरकार है, ये धोखा देकर बनी हुई सरकार है। जबकि वास्तव में धोखा उद्धव ठाकरे ने दिया था, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, जबकि चुनाव उन्होंने युति के रूप में लड़ा था, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था। और फिर बाद में हिंदुत्व को तिलांजलि देकर, जो कि जिसके बल पर बाला साहब ठाकरे ने पार्टी को खड़ा किया था, उस विचारधारा यानी हिंदुत्व की विचारधारा को ही इन्होंने त्याग दिया, कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, और उसका उनको ज़बरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनकी पार्टी ही पूरी तरह से कब्जा कर ली गई। एकनाथ शिंदे ने वो पूरी पार्टी पर ही कब्जा कर लिया, और तब से हमारे उद्धव ठाकरे साहब की लाचारी के दिन शुरू हो गए। आज मुश्किल से उनके पास 13 सांसद बचे हैं, 13 विधायक बचे हैं, 2-3 सांसद बचे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है, गाहे बगाहे बाकायदा ये चर्चा चल निकलती है, खबरें बाहर निकल कर आती है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी देर सवेर शिंदे के साथ जाकर मिलने वाले हैं, और जो कानूनी लड़ाइयाँ हैं वो भी ये लोग हारते चले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी इनको निराश किया कि जब भाई दस्तावेज मांगे, इनसे सबूत मांगे, ये दे नहीं पाए, तो इन न दे पाने की स्थितियों में शिवसेना इनके हाथ से निकल गई, शिवसेना का चुनाव निशान भी चला गया। तो कानूनी लड़ाइयाँ भी हार रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी हार रहे हैं, मगर ये है कि हम अपनी ऐंठ नहीं छोड़ेंगे। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जो इस विश्व प्रवक्ता हैं संजय राउत साहब, उन्होंने तो ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे पर कुछ सम्मोहन सा कर रखा है। वो व्यक्ति इस कदर, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तभी से कुछ ऐसे कुचक्र चलता रहा जिससे कि पूरी पार्टी को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और अभी भी वो व्यक्ति अपनी करतूतों से जो बचे खुचे लोग हैं उनको भी भगाने के लिए सारे पैंतरे चल रहा है। कहने को तो यहाँ तक कहा जाता है कि भाई वो एनसीपी का प्रवक्ता हो गया। इस बारे में अजीत पवार साहब ने उस पर तंज भी कसा था, अभी जब अजीत पवार को लेकर उसने कुछ अटपटे बयान दिए थे। कहा था कि भाई अजीत पवार निश्चित रूप से एनसीपी को फोड़ने के लिए लगे हैं। तब उसने ये कहा था संजय राउत ने कि भाई कि हमारा जो अंजाम हुआ, हमारी पार्टी शिवसेना का जो अंजाम हुआ वही अंजाम एनसीपी का भी होने जा रहा है।
और सामना में लेख लिखकर उसने अजीत पवार पर बड़े तंज कसे। तब अजीत पवार को कहना पड़ा कि भाई आप हमारी पार्टी के प्रवक्ता बनकर क्यों काम कर रहे हो? आप अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनकर, अपने गुट का प्रवक्ता बनकर जो भी बोलना हो बोलिए। हमारे यहाँ आप जैसे कहीं, आपसे भी कहीं अच्छे प्रवक्ता है, नेता है, मगर हमारे संजय राउत साहब तो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। अभी भी उनका वही रवैया है, जबकि 103 दिन की जेल भुगत कर आए हैं अपनी करनियों की वजह से, और बेल पर हैं, जबकि वो अभी भी वो कोई बेदाग बरी नहीं हुए हैं, मामला अभी भी बना हुआ है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की राहत को इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत पेश करें जिससे कि आपकी लाचारी और गहराई से नज़र आए। अभी भी मौका है, संयम से और समझदारी से काम लें और राजनीति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोचें। मेरा यही निवेदन है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।